उत्तराखंड राज्यपाल ने भीमताल पहुंचकर की बच्चों से मुलाकात, बच्चों को दी सीख, कहा जीवन में रखें हमेशा ऊंचा लक्ष्य और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करें कड़ी मेहनत। अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं में लगातार बढ़ रहा आक्रोश, युवाओं ने कई जगह किया प्रदर्शन, भर्ती की पुरानी व्यवस्था लागू करने की उठाई मांग। उत्तराखंड मौसम विभाग ने फिर किया अलर्ट जारी, राज्य के 5 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट, मैदानी क्षेत्रों में भी हो सकती है तेज बारिश। बरसात से पहले ही अलर्ट मोड पर आया आपदा प्रबंधन विभाग, हरिद्वार जिले के कई इलाकों में गठित की गई टीम, 24 घंटे निगरानी करेंगी तमाम टीमें। और किच्चा फ्लोर मिल में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, चौकीदार समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 6 लाख चोरी होने का मामला पुलिस ने किया था दर्ज। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से है, जहां 5 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। बारिश के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार है। मैदानी इलाकों में भी बादल छाए रहेंगे, अन्य इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। इस वक्त ये बड़ी खबर है राजधानी देहरादून से, जहां 5 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है राजधानी देहरादून से। 5 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का मौसम उत्तराखंड में आ चुका है और अब देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। साथ ही साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं। ये कहा जा सकता है कि तेज बारिश हो सकती है इन 5 जिलों में। मैदानी इलाकों में भी बादल छाए रहेंगे, अन्य इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है, जिसके चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश के साथ साथ बिजली गिरने की भी पूरी संभावना है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश जी, 5 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, क्या जानकारी है, बताइए। बिल्कुल, देखिए, आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिले हैं पहाड़ी जिले, जहां पर ये बारिश की संभावना जताई जा रही है। और उसके साथ ही जो आपदा प्रबंधन विभाग है, उसको भी यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के जो टीमें हैं, उनको अलर्ट मोड पर दे दिया गया है। कई टीमें यहाँ पर प्रबंधन द्वारा गठित कर दी गई हैं। और उसके अलावा मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि जो मैदानी इलाके हैं, वहां पर भी बारिश हो सकती है, वहां पर भी तेज हवाएं चल सकती हैं, तो अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से मानसून यहाँ पर दस्तक देने वाला है, तो मानसून को लेकर इस वक्त विभाग बहुत ज्यादा सतर्क है, सरकार सतर्क है। और सबसे बड़ी जो चैलेंज है, चारधाम यात्रा को लेकर ये चैलेंज है। और चारधाम यात्रा में किसी तरह की कोई भी यहाँ पर अनहोनी ना हो, इसको लेकर प्रशासन लगातार यहाँ पर सतर्क है। मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अब जिस तरीके से अलर्ट आया है, तो अलर्ट को बड़ी ही गंभीरता से यहाँ पर लिया जा रहा है। जी कैलाश जी, जो यात्री चारधाम यात्रा पर आएंगे, उनके लिए किसी तरह की कोई एडवाइजरी या गाइडलाइन जारी की गई है क्या? उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है यहाँ पर सरकार द्वारा, और जो विभाग है उनके द्वारा भी यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत जो आपदा प्रबंधन विभाग है और जो पुलिस है, पुलिस यहाँ पर और दोनों का ही आपस में कोऑर्डिनेशन है। और जो मुख्य जो कस्बे हैं, उन कस्बों में ही उनको रोकने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और साफ तौर पर ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि अगर बारिश ज्यादा होती है तो इन लोगों को ऊपर ना जाने दिया जाए, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। क्योंकि केदारनाथ एक ऐसा यहाँ पर ट्रैक है जो 18 किलोमीटर का ट्रैक है। रास्ते वहाँ पर संकरे हैं और बारिश जब होती है तो वहाँ पर व्यवस्थाएं कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है प्रशासन के लिए। तो इस तरह की दिक्कतें ना आए, इसको लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ चुका है। और प्रशासन ने तमाम जो यात्री हैं उनके लिए यहाँ पर एडवाइजरी जारी कर दी है। और समय समय पर और पॉइंट जो चेकिंग पॉइंट्स है, वहां पर भी उनको व्यक्तिगत तौर पर उनको इतला की जा रही है।
कैलाश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी खबर है राजधानी देहरादून से, जहां पर बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब खबर लक्सर से, जहां बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही प्रशासन आपदा से निपटने की तैयारी में लग गया है। लक्सर की सभी 4 बाढ़ राहत चौकियों पर 2 शिफ्ट में कर्मचारियों की अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। ऐसे में लक्सर एसडीएम ने चारों चौकियों का निरीक्षण किया और टीमों को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत दी। आपको बता दें कि लक्सर के पास बहने वाली नीलधारा, गंगा और सोलानी नदियों के बीच में होने के कारण लक्सर तहसील का काफी बड़ा हिस्सा बाढ़ आपदा के लिहाज से काफी संवेदनशील है। बारिश के सीजन में दोनों नदियों के आसपास बसे गांवों को अक्सर जान माल का नुकसान उठाना पड़ता है। आने वाले बरसात के मौसम में नुकसान को कम से कम करने के लिए प्रशासन अभी से तैयारी में लग गया है। पिछले साल वाली चारों बाढ़ राहत चौकियों को एक्टिव करने के साथ ही हर चौकी पर राजस्व, शिक्षा और ग्राम्य विकास विभाग के कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया है। प्रत्येक चौकी पर कर्मचारियों की 2 टीमें शिफ्ट के हिसाब से 24 घंटे हालात की निगरानी करेंगी। एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने नीलधारा पर बने टूटे तटबंध का भी निरीक्षण किया और जल्द ही सिंचाई विभाग को इसकी मरम्मत करने के आदेश दिए, ताकि बरसात से पहले लोगों को आपदा से जूझना ना पड़े। लक्सर में आगामी आपदा और मानसून अवधि को देखते हुए लगभग इस पूरे क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर 4 बाढ़ चौकियों का निर्माण किया गया है। उसमें 15 तारीख से उनमें ड्यूटियाँ भी संबंधित कर्मचारियों की लगाई गई है विभिन्न विभागों से, और उनको निर्देशित दिया गया कि वो 24 आवर्स 8-8 घंटे की ड्यूटी वहाँ पर करेंगे। इसको लेकर के जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है वहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं उसको देखने के लिए मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने यदि बाढ़ जैसी कोई स्थिति बनती है तो उसके लिए शेल्टर हाउस चिन्हित किए हैं। उन कॉलेजों का भी निरीक्षण किया गया और वहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या हमें आगे व्यवस्था करनी होगी, इसका भी निरीक्षण किया गया। उत्तराखंड मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने बारिश के साथ बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के भी आसार जताए हैं। मैदानी इलाकों में भी बादल रहेंगे। साथ ही प्रदेश के अन्य इलाकों में भी भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में सैकड़ों युवाओं और छात्रों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। सैकड़ों युवाओं तथा छात्रों ने सड़कों पर उतरकर नगर और मुख्य चौक पर विरोध प्रदर्शन के साथ जुलूस निकालते हुए तहसील पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आक्रोशित प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा 14 जून को सेना में भर्ती हेतु अग्निपथ योजना की घोषणा की गई थी, जिसकी घोषणा होते ही पूरे देश के युवाओं ने इस योजना का विरोध शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज खटीमा और नानकमत्ता के सैकड़ों आक्रोशित युवाओं ने अग्निपथ योजना का जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए और इस योजना को अतिशीघ्र वापस लेने की भी मांग की। युवाओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि इस योजना में बहुत सी खामियां हैं। केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, धोखा और छल कर रही है। युवाओं को 4 साल की सेना की भर्ती कतई मंजूर नहीं है। केंद्र सरकार को इस योजना को तुरंत वापस ले लेना चाहिए। युवाओं का कहना था कि यदि इस अग्निपथ योजना को जल्द वापस नहीं लिया गया और आर्मी भर्ती परीक्षा और एयरफोर्स की नियुक्ति को पुनः सुचारू नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं युवा नेता सतीश चंद्र ने केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ और धोखा करने का आरोप लगाते हुए अग्निपथ योजना को तुरंत वापस लेने की मांग की है। इस मामले में खटीमा उपजिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने बताया कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का युवाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर के एक ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनके ज्ञापन को उचित माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित कर देंगे। जो अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा टूर ऑफ ड्यूटी अग्निवीर नाम से जो स्कीम लॉन्च कर रखी है, इसके विरोध में दे रखा है। ये सेना को तोड़ने का काम है। ये टूर ऑफ ड्यूटी में चाहती है कि हर बंदा सिर्फ 4 साल के लिए जाए, जैसे कि सेना इन्हें संविधा में लगा रखी है। 4 साल बाद वो 75% को बाहर करने वाले। अब तुम 75% को बाहर कर दोगे तो बंदा जाएगा कहाँ? हर महीने 31 तारीख को नोटिस आ जाएगा। कोविड के कारण हम रिटर्न अभी नहीं ले पाएंगे। अगर तुम्हें यही करना था तो 2 साल हमारे क्यों बर्बाद करें? मेरी ज्वाइनिंग रुकी है एयरफोर्स में। तुमने 2 साल पहले अगर ये डाल देते कि हम कैंसिल करेंगे, अगर रिटर्न वाले भाई लोगों की डाल देते कि ये कैंसिल होगा, तो आज भाई लोग रुकते तो नहीं, कुछ और देखते। सब भाइयों ने इसी में आस लगा रखी और इस सरकार ने हमारी आस तोड़ दिया। डिफेंस ने एक न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी जारी की, उसके विरोध में आज की खटीमा के युवा द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया, उनके ज्ञापन के माध्यम से अपने पॉइंट्स लिखे गए कि उनके विरोध में है।
उस ज्ञापन को हम उचित माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पहुंचा देंगे और उनकी जो भी समस्या है उनका समाधान उस स्तर से होगा। चंपावत के फुंगर गांव की गौशाला में अचानक से आग लग गई। ये गौशाला गुमान सिंह की थी जो आग की भेंट चढ़ गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसकी चपेट में आने से एक गाय की भी मौत हो गई। आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि गौशाला के बाहर आग लगाई हुई थी, जिसकी चिंगारी भड़कने से पूरी गौशाला में आग लगी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित न होने से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ गैरसैंण पहुंचे और ग्रीष्मकालीन सत्र आयोजित किए जाने की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर राज्य के शहीदों और जनमानस भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है तो यहाँ सत्र आयोजित होना चाहिए। हम इस निर्णय की भर्त्सना करते हैं। हम कोई बहुत ही कटु और बहुत छल वाला निर्णय है। हम इस निर्णय की भर्त्सना करते हैं। हम कोई बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। और भराड़ीसैंण का क्या स्टेटस है, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है या नहीं है तो सरकार कब भराड़ीसैंण बैठने आ रही है, इस पर जो है मुख्यमंत्री को बयान देना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। अब ये धोखा जो है, जो भाजपा ने 5 साल दिया है, वो नहीं चलेगी और यहीं से शुरुआत होगी। और मेरा अपने विधायक गणों से कांग्रेस के निवेदन है कि एक दिन जबरदस्त तरीके से इसको यदि विधानसभा में उठा दें तो उत्तराखंड उनका धन्यवाद है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बाजपुर के भगत सिंह चौक पर सेना की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे युवाओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान युवाओं ने अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। ये विरोध अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष भगवंत सिंह म्यान के नेतृत्व में किया गया। इस कोरोना काल से 1 साल पूर्व भी सेना की भर्ती नहीं हुई है, जिसको लेकर बेरोजगार युवाओं में, जो कि सेना की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर आक्रोश है। और उस आक्रोश का रूप आज आप देख रहे हैं। बेरोजगार जो कि सेना के भर्ती की तैयारी कर रहे थे लोग, बच्चे अपने, वो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और भगत सिंह चौक पर प्रदर्शन करेंगे और एसडीएम महोदय को ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति महोदय को। क्योंकि आपने देखा पिछले 3 और 4 वर्षों से सेना की भर्ती नहीं हुई है। सेना ने अभी भर्ती निकाली है अग्निवीरों की 4 साल की, तो वो एकमात्र छलावा है। इन बच्चों को ये लगता है कि वो जो सेना की अग्निवीर योजना है वो एकमात्र छलावा है। 4 साल बाद फिर ये बेरोजगार हो जाएंगे, उसके बाद ये जाएंगे तो जाएंगे कहां पर। हरिद्वार में हर की पौड़ी गंगा घाटों की सफाई अब आसान हो गई है। सफाई व्यवस्था के लिए राइड ऑन मशीन मंगवाई गई है। ये मशीन बैटरी से चलती है। स्टीयरिंग के जरिए गंगा घाट पर एक व्यक्ति इसे घुमा फिरा सकता है। बड़े मेलों में होने वाली गंदगी से श्रद्धालुओं को निजात मिलेगी, जिससे वो स्वच्छ वातावरण में गंगा घाट पर स्नान कर सकेंगे। देहरादून में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने समीक्षा बैठक की। क्षेत्र में सीएम की घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला प्रशासन, राजस्व विभाग, पेयजल निर्माण निगम के अधिकारी इसमें शामिल हुए। बैठक में जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए छोटी झील और तालाब बनाकर पेयजल समस्याओं का समाधान करने पर चर्चा हुई और जल स्रोतों की कार्यनीति तैयार करके तुरंत काम करने के निर्देश दिए गए। उधम सिंह नगर में भी बरसात को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने लोगों से आंधी और बिजली से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा उत्तराखंड में 15 से लेकर 18 तारीख तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। तो वहीं उधम सिंह नगर जिले में भी 16 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक भारी बारिश और आंधी को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते सभी लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, जिसकी जानकारी जिला आपदा अधिकारी उमाशंकर नेगी ने दी। देहरादून द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें संभावना जताई गई है कि जनपद में 16 से 18 तक आकाशीय बिजली, झाड़ झक्कड़ या झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। बरसात की भी संभावना है। तो इसमें यथासंभव घर से बाहर ना निकला जाए
और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे स्थानों पर खड़ा हुआ जाए जहाँ पर सेफ रह सके। बाढ़ चौकियाँ जो जनपद में गठित होती हैं वो एक्टिवेट कर ली हैं टीमें, जिसमें हमारी 29 बाढ़ चौकियाँ और 8 फ्लड कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। उसके अलावा हमें सारी जो रिसोर्स इन्वेंट्री है उसकी मैपिंग कर ली गई है और सभी को डायरेक्शन जिलाधिकारी महोदय से जारी कर दिए गए हैं कि जनपद में बने रहें और ऐसी स्थिति में कभी भी किसी भी आपदा के लिए अलर्ट रहें। उत्तराखंड में धामी सरकार लगातार विपक्ष के सवालों में फंसती जा रही है। पहले सरकार ने गैरसैंण के बजाय देहरादून में बजट सत्र आयोजित किया था। अब बजट सत्र 20 जून के बजाय 17 जून को ही समाप्त किया जा रहा है। सत्र की अवधि को कम कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने इसकी पुष्टि कर दी है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इसे लेकर के विपक्षी विधायकों ने विरोध किया है। कार्य मंत्रणा की बैठक जब 14 जून को हुई तो उस दिन ये आम सहमति बन गई थी कि सदन जो है 20 तारीख तक चलेगा। लेकिन अभी जब कार्य मंत्रणा की बैठक हुई, उस कार्य मंत्रणा की बैठक में जिस तरीके से सरकार अडिग है और चाहती है कि कल जो है सत्र का अवसान हो जाए, तो हमने कार्य मंत्रणा में इस बात का विरोध किया कि भाई जो सत्र की अवधि है वो निश्चित रूप से जो है 20 तक होनी चाहिए। कार्य मंत्रणा की बैठक हुई है, उसमें आज तक का हमारा निर्णय हो गया था, तो कल तक ही अब सत्र रहेगा और बजट पे चर्चा जैसे आज भी जारी रहेगी। उसके बाद जो हमारे ग्रांट्स होते हैं उसकी भी आज वो भी आएगा सदन में, कट मोशन भी आएंगे। तो इस तरह से कार्य मंत्रणा में ये निर्णय हुआ कि 17 तक सत्र चलेगा। उत्तराखंड में बाघ का आतंक जारी है। रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क के धनगढ़ी इलाके में बाघ ने एक श्रमिक को अपना निवाला बना लिया। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में सड़क का निर्माण हो रहा है, जहां मजदूर काम कर रहा था, तभी अचानक से उस पर बाघ ने हमला कर दिया। मजदूर का शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उधम सिंह नगर जिले के वरिष्ठ एडवोकेट स्वर्गीय बसंत कनोडिया की होनहार सुपुत्री ने अपने पिता के सपने को साकार करते हुए एमबीबीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके किच्छा का नाम रोशन कर दिया। वरिष्ठ एडवोकेट बसंत कनोडिया की होनहार सुपुत्री आस्था कनोडिया के डॉक्टर बनने से परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस दौरान क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोगों ने आस्था कनोडिया को बधाई देते हुए सम्मानित किया और आस्था के उज्जवल भविष्य की कामना की। आस्था कनोडिया ने श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज भोजीपुरा बरेली यूपी से एमबीबीएस की परीक्षा पास की है। आस्था के डॉक्टर बनने की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोगों ने उनके निवास पर पहुंचकर बधाई दी और परिजनों ने मिष्ठान्न वितरण किया। कि सारे लोग बधाई देने घर पे आ रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी खुशी का माहौल है। आस्था के पापा का बहुत सपना था कि आस्था डॉक्टर बने। आज आस्था उनके सपने को पूरे करने जा रही है, आगे भी उनके सपनों को पूरा करेगी। घर में बहुत ही खुशी का माहौल है और हम सब बहुत खुश हैं और समाज के लोग सुबह से बधाई देने के लिए आए हुए हैं। मेरे परिवार में सभी लोग काफ़ी खुश हैं, यहाँ काफ़ी खुशी का माहौल है और इसकी शुरुआत मैंने अपने पिताजी की मदद से करी थी। उन्हीं की इच्छा थी कि मैं एमबीबीएस करूं और जिस तरीके से वकालत में उन्होंने काफ़ी नाम कमाया, मैं भी चिकित्सा में अपना नाम कमाना चाहूँगी और फिर मैं यहाँ क्षेत्र की और अपने देश की सेवा करना चाहूँगी। कॉर्बेट नेशनल पार्क का दिल कहे जाने वाले ढिकाला जोन को टूरिस्ट के लिए आज से बंद कर दिया गया है। कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघों के घनत्व के लिए जाना जाता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन में बाघों की संख्या 242 है और पक्षियों की 585 प्रजातियां पाई जाती हैं। रेंजर राज चक्रायत ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क में देश विदेश से सैलानी अमूमन टाइगर देखने के लिए आते हैं। जंगल के राजा को अपने मस्ती में घूमते देखकर टूरिस्ट को बड़ी खुशी होती है। पार्क का खूबसूरत वातावरण और पक्षी विशालकाय हाथियों के बड़े बड़े झुंड, हिरण, बारहसिंगा, सवार, काकड़ आमतौर पर देखे जा सकते हैं, जिसे लेकर हमारे संवाददाता सलीम अहमद ने खास बातचीत की रेंजर राज चक्रायत से। स्वागत है आपका इंडी24 में और हम इस समय मौजूद हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क का दिल कहा जाने वाला ढिकाला जोन में, जिसको आज 15 तारीख से आज इसको टूरिस्टों के लिए बंद किया जा रहा है और इसी को लेकर के हमारे साथ यहाँ रेंजर साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका इंडी24/7 में। सर, यहाँ जो आज टूरिस्टों के लिए ढिकाला जोन को बंद कर दिया गया है, जो टूरिस्ट यहाँ पे अब की बार आए, कैसा अनुभव रहा उनका? उनकी आपसे कुछ किस तरीके की वार्ता हुई, क्या कहा उन्होंने इस पार्क के बारे में? देखिए, हम तो लगभग हर किसी टूरिस्ट से यहाँ पे मिलते हैं और क्या
टूरिस्ट से मिलते हैं। टूरिस्ट का हर कोई टूरिस्ट को यहाँ पे अच्छा लगता है क्योंकि इसका लैंडस्केप जो है बहुत अच्छा है कॉर्बेट का। इसके बराबर अच्छा लैंडस्केप कहीं भी नहीं है और कोई भी टूरिस्ट ऐसा नहीं कि जिसने यहाँ पे टाइगर ना देखा हो। कोई ऐसा टूरिस्ट होगा जिसने कि टाइगर ना दिखा हो। और हमेशा 15 नवंबर को खुलता है और 15 जून को बंद होता है। सर, टाइगरों के घनत्व के लिए जाना जाता है ठिकाला जोन, कितनी संख्या है यहाँ पे टाइगरों की? टाइगरों की संख्या यहाँ पे 242 के लगभग है। और सर, जो पंछी यहाँ पे पाए जाते हैं, कई सौ प्रकार की प्रजातियां, सर एग्जैक्ट कितनी प्रजातियां यहाँ पे पंछियों की पाई जाती हैं? देखिए, इंडिया में 1280 प्रकार की प्रजाति हैं, जिसमें कि 585 प्रकार की प्रजाति कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है। तो देखिए, ये हमारे साथ यहाँ ढिकाला जोन के रेंजर साहब मौजूद थे। इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो टाइगरों की जो संख्या है बहुत अधिक मात्रा में टाइगर यहाँ पे पाए जाते हैं और अब जो है ये ढिकाला जोन टूरिस्टों के लिए आज से बंद कर दिया गया है। 15 नवंबर को इसको खोला जाएगा टूरिस्टों के लिए। कालागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में डायरिया के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के गांव में तीसरे दिन भी एंटी लार्वा फॉगिंग और सफाई अभियान चलाया गया। गांव में फैली गंदगी को जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है। वहीं संक्रमण फैलने पर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसमें लोगों से कॉर्बेट में पके हुए आम ना खाने, गुनगुने और नींबू पानी पीने के साथ ही कुछ समय के लिए बाहर का खाना ना खाने की सलाह दी गई है। रुड़की में हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर झील की वजह से आने वाली बाढ़ और अन्य भूस्खलन आपदाओं पर एक राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर और जल संसाधन विभाग के कई एक्सपर्ट शामिल हुए। देश भर से आए वैज्ञानिकों ने सेमिनार में व्याख्यान दिए, जिसमें केदारनाथ त्रासदी से लेकर के अन्य आपदाओं के कारण पर चर्चा की गई और इन आपदाओं से बचाव और रोकथाम पर विचार विमर्श किया गया। जिसमें एनटीपीसी का थर्मल प्लांट पावर प्लांट भी नुकसान हुआ था। तो ये मुख्य रूप से ग्लेशियर लेक बर्स्ट हैं, जो ग्लेशियर्स के कारण हिमालयन रीजन्स के अंदर सडनली वहाँ के लेक्स एक्सप्लोड कर जाते हैं और वहाँ पे उससे जो पानी बह के तेज आवेग के साथ नीचे आता है वो अन्य आपदाएं लेके आता है। उसको कैसे चिन्हित किया जा सकता है, उसको कैसे रोका जा सकता है, उनके ऊपर और उनसे और किन कंस्ट्रक्शंस के द्वारा बचाव किया जा सकता है और उनके लिए इन सभी पहलुओं में क्या क्या मानक निर्धारण किए जा सकते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में ही ये संगोष्ठी की गई है। और इसकी अभी इस संगोष्ठी के बाद हम अन्य रूप से भी हम पैनल की चर्चा करेंगे। जो भी ग्लेशियर लेक है वो उसमें सराउंडिंग एरिया से पिघलने की वजह से तापमान बढ़ता है, तो सराउंडिंग एरिया से पिघल करके पानी ग्लेशियर लेक में चला आता है और उससे उसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने से, उसकी डेप्थ बढ़ने से जो उसके किनारे हैं उनको क्षति पहुंचती है और वो जो भी लेक का पानी है बहुत तेज़ रफ्तार से नीचे आना शुरू हो जाता है। तो उसमें जो किनारे पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ है, उसको डैमेज करता है। इस तरह का ये है कि ऐसे कौन से मानक हैं, इंडिकेटर्स हैं जिनका अध्ययन करके हम ये बता सकें कि ये जो ग्लेशियर लेक है आउटबर्स्ट होने के कगार पर है। तो ऐसे अगर हम इसका पता लगा सकें तो हम पहले से वार्निंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो इसी आधार पर मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है एक ऐसा कोड बनाएगा जिसमें कि इस तरह की जो भी अध्ययन हैं उनका सार प्रस्तुत किया जाएगा उसमें, जिसके आधार पर उचित उपाय किए जा सके त्रासदी होने के पहले। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में भाजपा नेता विवेक सक्सेना को जिला अध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। उधम सिंह नगर जिले में पार्टी के जिला अध्यक्ष शिव अरोड़ा के विधायक बनने के बाद से बीजेपी के जिला अध्यक्ष के पद खाली चल रहा था। भाजपा जिला अध्यक्ष पद को लेकर के कई दावेदारों के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही थी। भाजपा हाईकमान ने विवेक सक्सेना पर भरोसा जताते हुए उन्हें जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। इसी कड़ी में जिले में भाजपा कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना का माल्यार्पण करके जोरदार स्वागत किया। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के कार्य करेंगे। चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। जिला अध्यक्ष सक्सेना ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।